मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेके आई हूँ अपने चैनल पर, ताकि कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपका अपने चैनल पर पूरा स्वागत करती हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कि नए नए वीडियोज आपके नोटिफिकेशन इनबॉक्स में ब्लिंक कर जाए। राइट, आज का वीडियो क्या टॉपिक है मेरे पास, एजेंसी। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने आपको जो वीडियोस दिखाए हैं, अपलोड किए हैं, उसमें मैंने कंपनी एक्ट को पूरा कवर कर लिया। उसके बाद मैं इंडियन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको कवर करते हुए आज इसका लास्ट वीडियो डाल रही हूँ और इसी के साथ पूरे एक्ट को मैंने कवर कर लिया है। सारे टॉपिक्स इसमें मैंने वीडियोस के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी है। एजेंसी क्या है, देखो 1872 का जो एक्ट है उसमें 182 जो सेक्शन है वो एजेंसी को कवर करता है। और एजेंसी होता क्या है, देखो एजेंसी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऑथोराइज करता है कि तुम मेरे बिहाफ पर थर्ड पार्टी के साथ में ऐसे एक्ट करो जैसे कि मैं उसके साथ में एक्ट कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एजेंसी में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऑथोराइज करता है, यानी उसको अधिकृत कर देता है कि यू एक्ट एज ऑफ मी, आप मेरी तरह का काम करो, जैसा कि थर्ड पार्टी के साथ मैं करूंगा वैसा तुम करो। ठीक है, इसमें तीन पार्टी हो जाती हैं। एक तो वो व्यक्ति जो किसी को अपॉइंट करता है एज एन एजेंट, उसको तो कहते हैं प्रिंसिपल। राइट, मैंने लिखा है तीन पार्टी है। वो पार्टी जो किसी को अपॉइंट करता है अपने बिहाफ पे काम करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। और एक जिसको अपॉइंट किया गया है उसको बोलते हैं हम एजेंट। और वो एजेंट जो इसके बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ काम करेगा, वो लोग होते हैं जिनके साथ एक कंपनी अपना बिजनेस करती है या ट्रांजैक्शंस करती है या कोई डील करती है। जैसे एक सीए होता है, किसी कंपनी में जो सीए होता है एज एन एजेंट ही तो होता है। वो एक इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट है उसके लिए उस कंपनी का वो एजेंट है। और एजेंट की तरफ से सारे किए गए डॉक्यूमेंट्स जो फाइल होते हैं या जो भी एक्ट होंगे वो ऐसा माना जाता है कि जैसा वो पर्टिकुलर कंपनी कर रही है, जो जिस कंपनी का वो एजेंट है। राइट, तो इसी को बोलते हैं हम एजेंसी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि 182 सेक्शन क्या कहता है, वो कहता है एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, किसी दूसरे के लिए वो एम्प्लॉय किया जाता है कोई काम करने के लिए, और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन से डील करने के लिए वो रिप्रेजेंट करता है उस व्यक्ति को, उसी को ये कहते हैं, उस पर्सन को हम एजेंट कहते हैं। और जो पर्सन ऐसे करने के लिए उसे अपॉइंट करता है, इस काम को करने वाले व्यक्ति को प्रिंसिपल कहते हैं और इस पूरी कॉन्ट्रैक्ट को हम एजेंसी कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। ये एक एजेंसी को आप एक बात यकीन मान लेना कि जो एजेंट होता है आप उसे वो एम्प्लॉय नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि एक तो पॉइंट ये है, एक एम्प्लॉय जो होता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हो सकता है, लेकिन एजेंट मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन में एजेंट हो सकता है। सेकेंड चीज होती है, जो एम्प्लॉय होता है वो अपने काम के रिटर्न में सैलरी लेता है, जबकि एजेंट अपने काम के रिटर्न में सैलरी नहीं लेता, वो या तो फीस लेता है या कमीशन लेता है। ये दो इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको एक एजेंट और एक एम्प्लॉय में अंतर करवा देंगे। तो एजेंट जो है वो एक फिड्यूशियरी रिलेशन मेंटेन करता है। आपको ध्यान आएगा, हमने फिड्यूशियरी रिलेशन कहाँ पे पढ़ा था, कंपनी एक्ट में पढ़ा था, कि जो कंपनी एक्ट में जो सेक्रेटरी होता है वो फिड्यूशियरी रिलेशन मेंटेन करता है, उसका लीगल स्टेटस क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही एक एजेंट का एक कंपनी के साथ में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है, और ऐसा माना जाता है कि वो उसी सदविश्वास के आधार पर काम करेगा जैसे कि एक सेक्रेटरी या प्रमोटर उस कंपनी के लिए करते हैं थर्ड पार्टी या आउटसाइडर्स के लिए। ठीक बात है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या करते हैं प्रिंसिपल। एक बात बताना चाहूंगी, इसका एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ये कहता है हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर डज इट बाय हिमसेल्फ। ये माना जाता है कि जो व्यक्ति दूसरे के जरिए कोई काम कर रहा है वो ये माना जाएगा जैसे कि वो खुद ही काम कर रहा है। जैसे एक फर्म ने एक सीए को अपॉइंट किया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए सीए के द्वारा किया गया हर कार्य ये माना जाएगा जैसे वो फर्म कर रही है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक बात है। अब एक पॉइंट है, क्या हमको एक बात समझ में आनी चाहिए कि मान लीजिए इस फर्स्ट पार्टी ने थर्ड पार्टी के लिए इस सेकंड पार्टी को एज एन एजेंट नियुक्त किया, क्या ये एजेंट अपने काम को
थोड़ा इजी करने के लिए और अपने नीचे एक एजेंट नियुक्त कर सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है ऐसा। और ऐसे में एक बात याद रखनी होगी आपको, ये जो एजेंट किसी और व्यक्ति को अपने काम की इजीनेस के लिए किसी व्यक्ति को सब एजेंट अपॉइंट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट केवल इसके और उस सब एजेंट के बीच में होगा, प्रिंसिपल का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। द एजेंट विल बी लाइबल फॉर होल द थिंग्स और होल द एक्ट्स फॉर द प्रिंसिपल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी प्रिंसिपल सब एजेंट को डायरेक्टली नहीं कॉन्टैक्ट कर सकता कि आपने ये काम क्यों नहीं किया या गलत क्यों किया या अभी तक नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सकता। प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट है और एजेंट और सब एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये जो चैनल है उसको राइटली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वाले चैनल के लिए मैं आपको एक केस लॉ बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अगर आपको याद रहे तो एजेंसी के क्वेश्चंस में उसको जरूर हाईलाइट करके आना। पहले एजेंसी को क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद एंड में मैं आपको केस लॉ बताऊंगी। मैंने इसीलिए इस बोर्ड पे ही लिख दिया है कि एक केस लॉ रहेगा इस वीडियो में, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, फीचर्स की बात करते हैं कि किसी भी एजेंसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या सैलिएंट फीचर्स क्या है। हम कहेंगे कि 1872 का जो एक्ट है उसका 188 जो सेक्शन है वो कवर करता है फीचर्स को। और फीचर्स के लिए वो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये कहता है एजेंसी में सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, ठीक बात है। और ये इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो जो एजेंट है वो एक्ट ऐसे करेगा जैसे कि ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। द एजेंट एग्रीज टू बी रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ ऑन हिज बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल के बिहाफ पे अपने आप को वो इस तरह का एक एग्रीमेंट करता है कि मैं सहमत होता हूं कि आपके बिहाफ पे मैं काम करूंगा। आगे बात कहता है एक एजेंट का जो इंटेंशन होता है वो ये इंटेंशन होता है कि ही इज बॉर्न बाय द फैक्ट ऑफ हिज एक्शन, कि वो अपने एक्शन के जरिए हर हालात में इस तरह का इरादा शो करेगा जैसे कि वो खुद अपने लिए वैसा काम करता। यानी किसी और के लिए अगर आप काम करते हो तो दूसरा माइंड लेकर के या सेकंड ओपिनियन दिमाग में रख के नहीं कर सकते। इस चीज का वो इंटेंशन क्लियर करता है उस कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं बिल्कुल वैसे ही काम करूंगा जैसे कि मैं मेरे लिए काम करता, ठीक बात है। प्रिंसिपल का रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है लेकिन वो ये इस चीज का इंटेंशन क्लियर कर देता है कि मैं वैसे ही काम करूंगा जैसे मैं अपने लिए करता। अब ये कहता है कि जो पर्सन ऑफ एजेंसी होता है, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु इज लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर एक व्यक्ति एजेंट बन सकता है अगर वो एजेंसी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी को रखता हो, उसमें हैविंग अ कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यानी 3 बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि वो एक तो माइनर नहीं होगा, दूसरा वो अनसाउंड माइंड का नहीं होगा और तीसरा वो डिक्लेयर्ड एज वाइड नहीं कहलाया गया होगा, ठीक बात है। अब ये कहता है उस पर्सन का काम क्या रहेगा, द पर्सन विद द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल एंड मेक हिम आंसरेबल टू द थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी के लिए आंसरेबल बनेगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल। ये उसका काम रहेगा कि कोई भी काम वो जो करेगा उस फर्म के लिए वो अकाउंटेबल होगा, आंसरेबल वो होगा कि इसने ये काम ऐसा क्यों किया। अब आगे की बात करते हैं, एक एजेंसी में एक एजेंट का कंसिडरेशन क्या होता है। कभी भी सैलरी नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा उनके बीच में म्यूचुअल कंसेंट क्या चीज पर फिक्स हुआ है, चाहे तो फीस या फिर कमीशन, ठीक बात है। और मैंने आपको बता दिया एक एजेंट कभी भी एम्प्लॉय या सर्वेंट नहीं माना जाएगा, वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मेंटेन करेगा और वो उसके साथ में बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे कि वो अपने मालिक के साथ काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन सर्वेंट वो फिर भी नहीं होगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, एक जो एजेंसी है वो किन किन तरीकों से बनाई जा सकती है। देखिए 2 तरीके होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस वे यानी स्पष्ट तरीके से, और एक होता है इम्प्लाइड वे। एक्सप्रेस वे में ये जो एग्रीमेंट होगा, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा, उसमें क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होगा, क्लियर लिखा हुआ होगा कि मैं इस बंदे को अपना एजेंट नियुक्त करता हूँ और वो अपनी सहमति देता है वगैरह वगैरह, ठीक है। भविष्य में होने वाले सब कामों के लिए यही उत्तरदायी होगा। और ये एक दूसरा है इम्प्लाइड, और इम्प्लाइड में क्या होता है, जिसमें बाय द वे ऑफ कंडक्शन या बाय द वे ऑफ पोजीशन ये पता चलता है कि ये व्यक्ति इसका रिप्रेजेंटेटिव है यानी उसका एजेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड एग्रीमेंट। और इम्प्लाइड एग्रीमेंट भी एजेंसी का एक वे हो सकता है। कोई भी ये नहीं कह सकता अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो एजेंट नहीं हो सकता। अगर उनके कंडक्शन से इस तरह की चीजें आती हैं तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति उस कंपनी के लिए या उस फर्म के लिए एजेंट का काम कर रहा है।
ठीक बात है। अब बात करते हैं आगे कि एजेंसी के अंदर राइट्स किस तरीके के होंगे और ड्यूटीज किस तरीके के होंगे। जरा बात करें, दोनों की बात करते हैं। जो अगर एक प्रिंसिपल है उसका क्या राइट होता है, क्या अधिकार होता है, तो प्रिंसिपल का एक राइट है कि वो सबसे पहले ये कहेगा अगर वो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता है तो ही कैन डू, वो ऐसा कर सकता है, लेकिन क्लियर नोटिस देने के बाद। अपनी मन मर्जी से कभी भी नहीं, एक नोटिस जरूर आना चाहिए, एक रीजनेबल रीजन के साथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोटिस के साथ में वो रीजन भी आना चाहिए कि क्यों वो विड्रॉ कर रहा है या कैंसिल कर रहा है इस एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक बात है। और वो रिजेक्ट भी कर सकता है उस एजेंसी को अगर उसे ये पता चल जाए कि जो एजेंट को जिसने नियुक्त किया है उसने, वो एजेंट कोई ना कोई सीक्रेट प्रॉफिट गेन कर रहा है या फिर कोई फायदा उठा रहा है, तो ऐसे में वो उसके पास अधिकार है कि इस एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को वो तोड़ दे। ठीक बात है। अगर हम बात करें कि क्या ड्यूटी होती है प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल की ड्यूटी होती है कि अगर एजेंट ने कोई खर्चा किया है उस काम को पूरा करने के लिए, जिस काम के लिए उसे नियुक्त किया गया है, तो उस खर्चे की वो पूरी उसे चार्जेस दे, जो खर्चा हुआ है उसका काम कर पूरा हर्जाना दे। और दूसरी चीज है, अगर कोई नुकसान हुआ है या कोई क्षति हुई है यानी इंडेमनिटी हुई है, तो उसको वो पूरी करेगा। साथ में कोई भी चार्जेस है, कोई इंजरी हुई है, कोई भी ऐसा काम हुआ है जिससे किसी थर्ड पार्टी को भी इंजरी हुई है, तो ये सारे गुड फेथ के तहत उसको वो कंपनसेट करेगा। अब बात करते हैं कि उसकी लायबिलिटी क्या होगी। तो प्रिंसिपल की एक लायबिलिटी होती है कि ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्ट्स, द एजेंट कैन नॉट sue और बी sued एक्सेप्ट व्हेन ही exceeds his authority। ये उसकी लायबिलिटी होगी कि अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को फैला लिया है, अपने अधिकारों को फैला लिया है, तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो थर्ड पार्टी के लिए एजेंट को लाइबल करेगा, वो खुद नहीं लाइबल होगा। ठीक है। अब बात करते हैं एजेंट की क्या राइट्स होते हैं। तो एजेंट के राइट्स है, सबसे पहले तो जितने भी उसके ड्यूज हैं वो सब उनको, उसका सब राइट है कि उन ड्यूज के वो क्लियर करवाए अपने प्रिंसिपल से, जितना भी खर्चा उसने किया उस खर्चे का वो भुगतान ले। एक बात। दूसरी बात कहता है उस एजेंसी के काम को करने के लिए उसका रिटर्न में जो रेम्युनरेशन बनता है, चाहे वो फीस फॉर्म में हो या वो कमीशन फॉर्म में हो, उनको वो लेने का अधिकार रखता है। ये उसके राइट्स की बात कर रहे हैं। तीसरी बात, एक और राइट है उसके पास, राइट टू लीन। अगर उसको वो रेम्युनरेशन नहीं मिलता है तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रॉपर्टी या कोई असेट्स, जो भी चीज उसके पास हो, वो उसे अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक कि उसे रेम्युनरेशन ना मिल जाए। हमेशा के लिए नहीं होगा, ध्यान रखने की बात है। जिस दिन उसे रेम्युनरेशन मिल जाएगा उसे वो डॉक्यूमेंट या उसका असेट्स जो भी है वो रिलीज करना होगा। ठीक बात है। और उसे वो सारे लॉसेस या इंजरी के कंपनसेशन लेने का अधिकार है जो उसने किसी के लिए किए हैं, चाहे खुद के लिए चाहे किसी थर्ड पार्टी के लिए। अब बात करते हैं जिम्मेदारी की। तो सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो सारे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा जिस रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। और दूसरी जिम्मेदारी है उसकी कि वो उसी विश्वास के आधार पर उस एजेंसी के सारे काम करेगा जैसे कि वो खुद के लिए करता। ठीक है। जैसा वो प्रिंसिपल के लिए कर रहा है वैसे ही काम करेगा जैसा कि वो काम वो खुद के लिए करता है। ये उसकी जिम्मेदारी होता है। तीसरी बात है, वो कभी भी कोई सीक्रेट प्रॉफिट गेन नहीं करेगा। अगर करता है तो इस चीज की जानकारी उसे प्रिंसिपल को देनी चाहिए, क्योंकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में कर रहा है। कभी भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं करेगा और ना ही वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करेगा बिना नोटिस में लाए प्रिंसिपल के। यानी हर चीज प्रिंसिपल को पता होनी चाहिए। और अगर लायबिलिटी की बात करें तो ये कहता है जिम्मेदारी बनती है, अगर किसी फॉरेन नेशन के लिए वो एजेंट का काम कर रहा है तो बहुत ही ध्यान से उसे सारे लीगल नॉर्म्स को ध्यान में रख करके अपने एजेंसी के काम को पूरा करना चाहिए। ये उसकी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है। और अगर प्रिंसिपल का पता है तो, और नहीं प्रिंसिपल का पता है तो उसे अपने काम को पूरे सद्विश्वास के आधार पर काम को पूरा करना होगा। अब बात करते हैं, हमने इस बात को कर लिया, फीचर्स कर लिए, फॉर्मेशन कर लिया, राइट्स कर लिए, ड्यूटीज कर लिए, लायबिलिटीज कर ली। अब बात करते हैं टर्मिनेशन। हमने प्रिंसिपल के भी कर लिए और एजेंट के भी कर लिए। अब कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, यानी एजेंसी किस तरह से खत्म की जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, एजेंसी दो तरीके माने गए हैं खत्म करने के लिए, या तो पार्टीज खत्म कर दें या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऐसा हो कि वो एजेंसी खत्म हो जाए। तो अगर पार्टीज की बात करें तो कोई एग्रीमेंट हो सकता है, तो भी दोनों पार्टी अपनी अपनी तरफ से एजेंसी को खत्म कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल ही रिवोक कर दे, यानी उस एजेंसी को तोड़ दे और खत्म कर दे, तो भी एजेंसी खत्म हो जाएगी। या फिर एजेंट खत्म कर दे या तोड़ दे तो भी एजेंसी खत्म हो जाएगी। इन तीनों तरीकों को तो कहते हैं बाय द वे ऑफ या एक्ट ऑफ पार्टीज। और अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात करते हैं तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए,
तो एजेंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कानून ये कहता है जिस पर्पज से आपने उस एजेंसी को क्रिएट किया था तो आपका पर्पज पूरा होते ही वो एजेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक बात है। और एक्सपायरी ऑफ टाइम, जितने समय के लिए, अगर आपने पर्टिकुलर समय के लिए एजेंसी को क्रिएट किया था, 1 साल 2 साल या 6 महीने, अगर वो टाइम पीरियड लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो भी वो एजेंसी खत्म हो जाएगी। ये ऑपरेशन ऑफ लॉ है। अगर ये क्लियर है, अगर डेथ हो जाए, चाहे एजेंट की या प्रिंसिपल की, या इंसैनिटी हो जाए, पागलपन हो जाए, या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाए, दोनों में से किसी एक की, तब भी एजेंसी खत्म हो जाती है। ये बात अलग है कि उन दोनों पार्टी में से किसी भी एक पार्टी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उस एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं चाहता है। लेकिन ये बात यकीन मान लीजिएगा कि मान लीजिए मिस्टर ए के साथ में बी का एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट था और ए की डेथ हो गई और ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव पी है, तो पी के साथ में जो बी की जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फिर से नया बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि वही कॉन्ट्रैक्ट को वही मान लिया जाएगा कि जैसे ए था अब वो पी बन गया है, ऐसा नहीं होता। तो वो तो खत्म हो गई ना जो ए के साथ बी की थी। ठीक है, ऐसे ही कहता है अगर प्रिंसिपल जो है जो विदेशी दुश्मन बन जाए, हमारा देश का दुश्मन बन जाए, तब भी ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत ये माना जाता है कि ऐसी एजेंसी खत्म की जाए, मान ली जाए। और अगर जिस फर्म के साथ में एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो फर्म ही अगर खत्म हो जाए, वाइंड अप हो जाए, तो ये माना जाएगा कि वो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। ऐसे ही कहते हैं अगर एजेंट की अथॉरिटी ही खत्म हो जाए, उसके अधिकार क्षेत्र ही खत्म हो जाए, तो माना जाएगा कि एजेंसी खत्म हो गई है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ क्या है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस केस लॉ में मैं आपको नाम बता रही हूँ, बी महेंद्र दास वर्सेस मोहन लाल एंड अदर्स। इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर बताती हूँ कि किस तरीके से ये चीजें हुई हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको जो मैं केस लॉ बता रही हूँ उसमें ध्यान दीजिएगा। उस केस लॉ का नाम है बी महेंद्र दास वर्सेस मोहनलाल एंड अदर्स, और ये केस हुआ था 1938 में। कब हुआ था? 1938 में। इसमें क्या हुआ था जरा ध्यान दीजिएगा। जो मोहनलाल है वो बहुत सारे मकान का मालिक है। ये मोहनलाल है, बहुत सारे मकान थे इसके पास। इसने इसको भगवान दास एंड कंपनी जो कि बैंकिंग कंसर्न है उनको अपना एजेंट बना दिया और ये कहा कि जो हमारे पास बहुत सारे मकान है उनको लीज पे देने का काम तुम करो, पट्टे पे देने का काम तुम करो। ठीक बात है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब यहाँ पे क्या किया, इस बैंकिंग कंसर्न ने इस महेंद्र दास को अपना सब एजेंट बना दिया, काम शुरू कर दिया। इस बात का जानकारी इनको नहीं दी गई, मोहनलाल को नहीं दी गई कि इन्होंने बैंकिंग कंसर्न ने एक महेंद्र दास नाम के बंदे को अपना सब एजेंट बना दिया है। ठीक बात है। अब मोहनलाल को तो ये विश्वास है ना कि वो जो बैंकिंग कंपनी है वो मेरे मकानों को पट्टे पर देगी और इसके एवज में जो भी कमाई होगी वो मुझे ये बैंकिंग कंसर्न देगी। अब बताइए क्या हुआ, बैंकिंग कंसर्न ने जब महेंद्र दास को अपना सब एजेंट बनाया था तो सब एजेंट बनाने में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तो किसी और के एजेंट हैं और तुम हमारे लिए सब एजेंट का काम कर रहे हो। उन्होंने उसको ये कहा कि हमारे पास मकान है और आप इनके लीज का काम करेंगे और आप हमें प्रॉफिट देंगे। उसने कहा भाई ठीक है, हो गई बात। अब क्या हुआ, महेंद्र दास ने जितना भी लीज का प्रॉफिट बन रहा था या पैसा बन रहा था वो इन्होंने बैंकिंग कंपनी को दे दिया। अब बैंकिंग कंपनी है उसको कम करके मोहनलाल को दे दिया। तो मोहनलाल को जब ये पता चला कि उसका पैसा बनता तो कुछ और है और उसके पास आया कुछ और है, तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसने केस फाइल किया महेंद्र दास के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, जब उसे ये नोटिस में आया कि कोई महेंद्र दास है जो कि लीज पे पैसा ले रहा है और फिर मेरे पास जो आ रहा है वो कम आ रहा है, तो उसने महेंद्र दास को ऐसा मानते हुए कि ये अननोन पर्सन है, कोई नया ही बंदा आ गया है, बीच में कोई प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसने उसके ऊपर केस कर दिया। कोर्ट ने इसके सारे राइट्स की रक्षा करते हुए ये कहा कि क्योंकि महेंद्र दास ने तो सब एजेंट का काम किया तो इसका कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंट और सब एजेंट वाला था, जिसका बैंकिंग कंपनी यानी भगवान दास एंड कंपनी के साथ और महेंद्र दास का कॉन्ट्रैक्ट था। ये कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के साथ तो कभी हुआ ही नहीं। प्रिंसिपल का मतलब है मुख्य जो करता है, उसके साथ तो कभी हुआ ही नहीं। तो मोहनलाल इससे तो कभी भी पैसा मांग ही नहीं सकता। ठीक है, मोहनलाल को पैसा लेना होगा इनसे और इनको इससे लेना था, और जितना लेना था वो पहले से मोहनलाल को पता होना चाहिए था कि इसमें कितना पैसा किधर जा रहा है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरी तरह से डिफॉल्टर ये बैंकिंग कंपनी जो कि भगवान दास एंड कंपनी थी वो मानी गई। तो आपको मैं बता दूं, ये सब एजेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसका नाम दिया है बी
महेंद्र दास वर्सेस मोहनलाल एंड अदर, और इसका जजमेंट ये हुआ था कि अपील फेल कर दी गई थी और ये पूरा केस डिसमिस कर दिया गया था। ये अपील की गई थी मोहनलाल के द्वारा। मोहनलाल ने ये कहा था कि इस महेंद्र दास को इसके ऊपर केस चलाया जाए और मेरे को जितना भी नुकसान हुआ इस नुकसान की भरपाई मुझे महेंद्र दास से करवाई जाए। तो कोर्ट ने ये निर्णय दिया, इसके फेवर में डिक्री कर दी और ये कोर्ट ने निर्णय दिया कि महेंद्र दास विल नॉट बी लायबल टू बियर द लॉसेस व्हिच आर राइजेस अगेंस्ट मोहनलाल। ये सारे लॉसेस तो इस बैंकिंग कंपनी को देने होंगे, क्योंकि कभी भी मोहनलाल और महेंद्र दास के तो बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो ये कैसे इसको पैसा देगा। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारा केस समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि एजेंट का प्रिंसिपल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है और एजेंट का सब एजेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर प्रिंसिपल के नोटिस में ना डाला जाए तो प्रिंसिपल कभी भी सब एजेंट को लायबल नहीं ठहरा सकता। ठीक है, तो पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये एजेंसी वाला टॉपिक समझ में आया होगा और ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो भी समझ में आया होगा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो अब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस रेगुलर। थैंक यू।